Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 2, Rights in the Indian Constitution. See, in the previous session we have already discussed the basic importance of the rights and what is Bill of Rights. We are already done with the fundamental rights, 6 fundamental rights which are there in the Indian Constitution. We have already finished these topics. If you haven't seen those sessions, please go and watch these topics first. Now in this particular session we are going to discuss the directive principles of state policies. Apart from DPSP, we are also going to discuss the fundamental duties. Along with that, after that we are going to discuss the relationship between fundamental rights and directive principles. Okay, so let us start our session. देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनको पता था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं और सबसे पहला चैलेंज आने वाला है इक्वालिटी को लेकर. कैसे, उसके बारे में हम पिछले सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनइक्वालिटी कितनी थी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कितना था, राइट. एक ये था. ऑल्सो वन ऑफ द अनदर कंसर्न वाज वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स. राइट. सो ये दो चैलेंजेस जो थे वो मेकर्स को पता थे कि देश में आने वाले हैं एंड इसी वजह से मेकर्स कुछ पॉलिसी डायरेक्शंस लेकर आए जो कि इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाए. एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं चाहता था कि फ्यूचर गवर्नमेंट्स को किसी भी पॉलिसी डिसीजन के लिए बाउंड कर दिया जाए, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स के थ्रू तो बाउंडेशंस एक तरह की थी, लेकिन फ्रेमर्स को ये नहीं चाहिए था कि हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट को बाइंड कर दिया जाए. इसी वजह से यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स लेकर आए हैं ये लोग, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. दे आर नॉन जस्टिशिएबल. ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है बट दे आर इनकॉर्पोरेटेड. स्टेट से यानी कि गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये सारे काम करें ऑन द ओन डिस्क्रिशन. सो दीज आर नॉन जस्टिशिएबल राइट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा पार्ट है जहाँ पर जो जुडिशरी इनको इन्फोर्स नहीं कर सकता. यानी कि अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसे डिसीजन ले लिए जो कि DPSP को फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोर्ट में जाकर अपनी DPSP की एनफोर्सिबिलिटी चेक करें, राइट. सो दिस इज़ नॉट देयर. एक मॉरल फोर्स होगा जो कि गवर्नमेंट को मोटिवेट करेगा ये सारे काम करने के लिए. बिसाइड दिस ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दीज डायरेक्टिव्स. इसी वजह से यहाँ पे आपको एक सेपरेट लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स मिल गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये आपको मिल जाएंगे हमारे संविधान के पार्ट 4 में एंड फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. ओके, so now the next question is why do we need these principles? हमें इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है एट द एंड ऑफ द डे. व्हाट इज़ द नीड एंड इस नीड से हम इनके इंपॉर्टेंस भी समझते जाएंगे. देखो, आपको DPSP में क्या मिलेगा, मेनली आपको DPSP में 3 चीज़ें मिलेंगी. पहला, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स जो कि सोसाइटी को अडॉप्ट करने चाहिए, जो वी एज ए सोसाइटी हमें अडॉप्ट करने हैं. कुछ राइट्स जो कि इंडिविजुअल के पास हैं उनको एंजॉय करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट्स आर देयर, दे आर टोटली एनफोर्सेबल. ओके, ये भी हमने पढ़ा था कि वो पूरे के पूरी तरह से एनफोर्सेबल हैं. दे आर लीगल राइट्स एंड दे आर जस्टिशिएबल ऐसे, है ना. लेकिन व्हेन इट कम्स टू DPSP दे आर नॉन जस्टिशिएबल और यहाँ पे भी कुछ आपको राइट्स मिल जाएंगे. ऑल्सो कुछ पॉलिसीज़ होंगी जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी होगी. सो यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सी चीज़ें लेकर आई जो कि DPSP को इफेक्ट दे रही थी, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ज़मींदारी एबोलिशन बिल, ये जो बिल था इसमें इंटरमीडिएटरीज कौन थे, ये ज़मींदार हुआ करते थे, राइट. ये यानी कि जो मेन जो पीजेंट्स हैं उनसे टैक्सेस वगैरह लिया करते थे. इस सिस्टम को ख़त्म किया गया, बैंकों को नेशनलाइज किया गया, फैक्ट्री लॉज, मिनिमम फिक्स्ड मिनिमम वेजेस, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन एंड कुछ ऐसे प्रोविज़न गवर्नमेंट लेकर आई टाइम टू टाइम जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए को अपलिफ्ट किया गया, राइट. ये सारे एफर्ट्स DPSPs को क्या करते हैं, इनको इफेक्ट देते हैं. ऑल्सो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा राइट टू एजुकेशन, राइट. फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सारी कंट्री में. ऑल्सो पार्शियल राइट टू वर्क, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स, मिड डे मील स्कीम्स, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट अपनी तरफ से ले रहा है. नाउ देयर आर सम गोल्स.
सो हम इनको कुछ पॉइंटर्स में समझेंगे कि DPSP के गोल्स क्या हैं और what all are the non-justiciable rights, and also we will try to understand the policies of the DPSP. So goals क्या है? लोगों का वेलफेयर, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हो, सारी तरह से लोगों का वेलफेयर होना चाहिए. राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें इंश्योर करना. ये हमने कहाँ पे देख लिया? जब हमने देखा right to work. Also, promotion of international peace also comes under the goals of the directive principles. Now, they are non-justiciable right also. अब rights में क्या आ जाएंगे? जैसे कि educate livelihood, equal pay for equal work, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो, दोनों के लिए. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो राइट है हमें, वो भी इसके अंदर ही आता है. राइट टू वर्क, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड फेयर एंड कंपल्सरी एजुकेशन. सो ये क्या हो गया? ये सारे हो गए नॉन जस्टिशेबल राइट. अब पॉलिसीज़ क्या हैं DPSP के अंदर? ये हो जाएंगे UCC. अब UCC आपको पता होना चाहिए. UCC स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड. ये हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में आता है. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि UCC आए दिन न्यूज़ में रहता ही रहता है. अब UCC क्या कहता है? ये बोलता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर करे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इसका सिंपल मतलब है, UCC का सिंपल मतलब है वन कंट्री वन रूल. ओके, ये मैटर नहीं करता कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपके लिए क्या होगा? रूल एक ही होगा, चाहे आप किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो. क्योंकि देखिए हमारे देश में ये सिस्टम है कि जो रिलीजन है वो अपने रिलीजियस लॉस के बेसिस पे चलता है. और UCC आपको हमेशा इसी कंट्रोवर्सी के अराउंड देखने मिलेगा. यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको इसी ही कंट्रोवर्सी के अकॉर्डिंग देखने मिलेगा, बेसिकली रिलीजन के अकॉर्डिंग. तो ये क्या करता है UCC? इट प्लेसेस अ सेट ऑफ लॉज टू गवर्न पर्सनल मैटर्स ऑफ ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन. और ये क्यों असाइड रखता है? क्योंकि मे बी दैट सिचुएशन और दैट थिंग इज द नीड ऑफ आर, और या फिर उस चीज़ का कोई नेशनल इंपॉर्टेंस हो, एमरजेंसी हो, राइट. तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे बना सकते हैं. और तो और ऐसा हो सकता है कि वो डिसीजन से हो सकता है लोगों के फंडामेंटल राइट्स इंश्योर हो रहे हो. सो ऐसा भी केस हो सकता है, राइट. सो दिस इज इट. नाउ द नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, कॉटन इंडस्ट्रीज का प्रमोशन, स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल. इसके बारे में भी ये सारी चीज़ें भी डिबेटेबल रहती हैं आए दिन. ऑल्सो पंचायती राज का, पंचायत का प्रमोशन. ये सारे क्या हैं? पॉलिसीज़ हैं. सो ये हो गए DPSPs. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स. सो बेसिकली हमने देखा कि हमने देखा था कि जो DPSP था उसमें स्टेट से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो कुछ एक्शंस ले. नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसमें सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कुछ तरीके से रहे. तो ये जो थे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर लेकर आया गया है थ्रू एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. 10 ड्यूटीज़ थी टोटल जिसमें जिनको इनैमरेट किया गया. और यहाँ पर भी आपको सेम क्लॉज मिल जाएगा अबाउट द एनफोर्समेंट के क्या होगा? एनफोर्सिंग नहीं है, ये भी जस्टिशेबल नहीं रहेंगे ये भी, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इन ड्यूटीज़ का एनफोर्समेंट की बात नहीं की गई है. सो एज अ सिटीजन हमें ये अबाइड करना है कि हम अपनी कंट्री को क्या करें? डिफेंड करें, हमारे कंट्री में हारमोनी को प्रमोट करें सारे सिटीजन के लिए, और प्रोटेक्ट करें हमारे एनवायरनमेंट को. ये चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट की जाती हैं बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ऑल्सो एक और बात आपको याद रखनी है इसके अलावा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनके इन्फोर्समेंट के वक्त ये नहीं हुआ कि आपके फंडामेंटल राइट का स्टेटस चेंज हो गया, और ना ही कभी होगा. ये आपको याद रखना है, राइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़. सो देखिए फंडामेंटल राइट्स और DPSPs एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. देखिए एक बात है कि फंडामेंटल राइट्स जब हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ये क्या होते हैं? एनफोर्सेबल होते हैं. और हमने जब DPSP पढ़ा तब हमने ये देखा कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल, या फिर आप देख लीजिए नॉन जस्टिशिएबल, राइट. ये जस्टिशिएबल नहीं होते. नाउ आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि ये जस्टिशिएबल क्यों नहीं है जब फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल हैं. तो देखिए क्या होता है, दो तरह के ऑब्लिगेशन होते हैं. एक होता है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन और एक होता है नेगेटिव ऑब्लिगेशन.
अब ये दो ऑब्लिगेशन में आपको नेगेटिव ऑब्लिगेशन फंडामेंटल राइट है, किसका ऑब्लिगेशन है, स्टेट का ऑब्लिगेशन है नेगेटिव फंडामेंटल राइट कि उसको करना ही पड़ेगा। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्या है, डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, दे आर द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, दे आर दो नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स आर प्रीडोमिनेंट इन द डीपीएसपी, आपको हमेशा ही मिलेंगे, एंड दे आर द एंड वर्क फॉर बोथ इंडिविजुअल गुड एंड कॉमन गुड। इसीलिए यहाँ पे आपको डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं होते। और हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये नहीं चाहते थे कि हमारे गवर्नमेंट के पास सारी चीज़ें बर्डन बने, है ना, सारी चीज़ें एनफोर्सेबल हों। ओके, कुछ मोरल ग्राउंड्स पे भी वो सारी चीज़ें करें। देखिए ये दोनों चीज़ें हैं वो हैंड टू हैंड जाती हैं। फंडामेंटल राइट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को रेस्ट्रेन कर रहा है कुछ चीज़ें करने से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को मोटिवेट कर रहा है, इन अ वे एग्जॉर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने के लिए। सो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंडिविजुअल के राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करेंगे कि सोसाइटी का वेल बीइंग अच्छे से हो। ओके, बट कुछ टाइम था जब गवर्नमेंट ने इंटेंड किया कि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे, बट वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ आ गया फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स के साथ। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का आपको हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट जोन मिलता रहेगा। ये प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, जब ज़मींदारी सिस्टम को एबोलिश किया गया। क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट थी। जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थी और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ज़मींदारी सिस्टम एबोलिश कर दिया तो आपके राइट टू प्रॉपर्टी पे का वॉयलेशन हुआ। इसी वजह से इसको कंट्रोवर्सी में आया, इसी वजह से इसने क्रिटिसिज्म देखा और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। बट सोसाइटल नीड्स को देखते हुए और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपी को इफेक्ट दिया। फिर उसके बाद डिबेट्स चालू हो गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि अमेंडमेंट्स आप कैसे कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कह रहा था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के, और कोर्ट कह रहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर दे। ये जो कंट्रोवर्सी है केशवानंद भारती केस में जाके फाइनली सॉल्व हुई, जिसमें फाइनली कोर्ट ने बताया कि कुछ फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो कि क्या हैं, जो कि बेसिक फीचर्स हैं। अब बेसिक फीचर्स हैं, सिर्फ इनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, उसके अलावा कोई भी पार्ट है पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है। उसी के तहत आपको देखने मिला राइट टू प्रॉपर्टी। फिर क्या हुआ, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इसीलिए पार्लियामेंट इस राइट को अब्रिज कर सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर देखा था कि बेसिक फीचर्स में जब बोला गया केशवानंद भारती केस में कि बेसिक फीचर्स को ही अमेंड कर बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं, सो उसके अलावा किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। दैट इज़ वाई फिर फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी को निकाला गया, किस पर्पज़ से, पब्लिक वेलफेयर के पर्पज़ से। फिर 1978 में फाइनली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाल दिया गया और फिर उसको एकदम सिंपल लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, अब लीगल राइट वन से एक लीगल राइट बन गया, उसके बाद आप इसको अमेंड कर सकते हैं। नाउ गाइस, आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स आइडियल्स ऑफ द स्टेट वेलफेयर? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, 7th शेड्यूल। सो इसका आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या करते हैं, स्टेट वेलफेयर। हमने देखा था एम क्या था, गोल क्या था, स्टेट वेलफेयर। ठीक है, तो ये आइडियल्स हैं से स्टेट वेलफेयर के। सो गाइज, आज के सेशन में हमने पढ़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑल्सो वी ट्राई टू डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप you understood all of these things. If you like this video, subscribe to our YouTube channel for more videos and updates. Also, download Sprint UPSC app to practice book, chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ में डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट, सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर वीडियोज़ देखने से
मदद नहीं मिलेगी जब तक अच्छे से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और इसके लिए स्प्रिंट यूपीएससी परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।